यह फिल्म हाई स्कूल की छात्रा मेलिसा के विकास पथ पर आधारित है, जिसका दिल सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और प्रदर्शनों के लिए जोरदार ढंग से धड़कता है। शुरुआत में मेलिसा अपने परिवेश और समुदाय से गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। अपने दोस्तों के साथ गर्मजोशी भरे पल और स्वादिष्ट पैनकेक साझा करती है। उसका अस्तित्व स्नेह से सराबोर है, जो उसकी देखभाल करने वाली माँ की स्नेहपूर्ण उपस्थिति और दादी की मधुरता से पोषित है। एक सुबह समय के बीतते जाने को देखते हुए उसकी माँ मेलिसा को धीरे से जगाती है, इस चिंता में कि उसे आने वाले स्कूल के दिन के लिए देर हो सकती है। बाद में मेलिसा और उसकी दोस्तें एक पुरुष मित्र के घर जाती हैं, जहाँ कई पुरुष पूल का आनंद ले रहे हैं। उनमें से अर्नाल्डो मेलिसा के पास आता है, उसे तैराकों के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, स्पष्ट रूप से उसका ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से। मेलिसा कपड़े उतारती है और धीरे धीरे पानी के किनारे की ओर बढ़ती है। वह तैरना न जानने का नाटक करती है, ये सोचकर कि अर्नाल्डो उसे देख लेगा और उसकी मदद के लिए आएगा। वह उसके संघर्ष को देखता है और तेजी से उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। पूल से निकलने के बाद दोनों खुद को बगीचे में पाते हैं, अपने सामने फैले शांत समुद्र के शांत दृश्य को निहारते हुए। अर्नाल्डो एक वादा करता है और उसे आश्वासन देता है कि वह उसे जल्द ही एक दिन ठीक से तैरना सिखाएगा। उनकी बातचीत के दौरान अर्नाल्डो की मौजूदगी में मेलिसा एक शर्मीली सी छा जाती है। वह लापरवाही से उसकी उम्र पूछता है और वह धीरे से बताती है कि वह 15 साल की है। एक रोमांटिक माहौल उन्हें धीरे धीरे करीब लाता है। उसकी भावनाओं को भांपते हुए अर्नाल्डो मेलिसा से धीरे से पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। हालांकि इस बातचीत के बाद अर्नाल्डो चला जाता है और मेलिसा घर लौट जाती है, फिर कभी उससे नहीं मिलती। वह विशेष गर्मी अप्रत्याशित रूप से मेलिसा के जीवन के सबसे कष्टदायक दौर में बदल जाती है। स्कूल में मेलिसा अपनी सहेली के साथ कक्षा में प्रवेश करती है। जैसे ही शिक्षक उपस्थिति दर्ज कराते हैं, एक नया छात्र आता है और तुरंत कक्षा की सामूहिक निगाहें अपनी ओर खींच लेता है। कोई और सीट खाली न पाकर वह खाली अगली पंक्ति में एकांत स्थान पर बैठ जाता है। उस शाम एक आरामदायक गर्म स्नान के बाद मेलिसा की दादी प्यार से उसके गीले बालों में कंघी करती है। अचानक बाथरूम के दरवाजे के बाहर से उसकी माँ की आवाज आती है। मेलिसा के पिता ने किसी दूर और अनजान जगह से फोन किया है। अगली शारीरिक शिक्षा पी कक्षा के दौरान छात्र वार्म अप अभ्यास करते हैं। मेलिसा एक ऊंचे लकड़ी के खंभे पर चढ़कर साहस का प्रदर्शन करती है। उसके सहपाठी उत्सुकता से उसे देखते हैं। अनजान मेलिसा को एक अजीब अप्रत्याशित शारीरिक अनुभूति होती है, जो उसे गहरी उलझन और शर्मिंदगी से भर देती है। आसपास के सहपाठी उसकी प्रतिक्रिया देख लेते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरती है, कुछ दोस्त एक लड़के को चिढ़ाते हैं, ये कहते हुए कि उसने उसे चढ़ते हुए देखते हुए स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उसी दिन बाद में एक दोस्त मेलिसा को पास के एक बार में आमंत्रित करता है। वहाँ मेलिसा अर्नाल्डो को देखती है। मन ही मन वह चाहती है कि वह उसे पहचान ले, और सौभाग्य से वह मुस्कुराता है और उसे पहचानता है। बिना देर किए वह उसे अपने घर वापस बुला लेता है। वह धीरे से उसके गाल को छूता है और एक मजाकिया उत्तेजक लहजे में छेड़खानी भरी टिप्पणियां करता है। अपने खाली घर में पहुंचकर वो उसके कपड़े उतारने लगता है और सीधे पूछता है कि क्या वह अभी भी कुंवारी है। मेलिसा पुष्टि करती है कि वह छूती कुंवारी है। अर्नाल्डो बात जारी रखता है और कुछ ही देर बाद वे अंतरंग हो जाते हैं। जब ये सब खत्म होता है, अर्नाल्डो जल्दी से कपड़े पहनता है और बिना एक और शब्द कहे चला जाता है। दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। अर्नाल्डो कुंवारी लड़कियों का शिकारी है। जिस आदमी का उसने कभी सपना देखा था, उससे बेहद आहत मेलिसा बहुत व्यथित हो जाती है और अपने दूर रहने वाले पिता को ईमेल के जरिए अपनी बात बताती है। बाद में मेलिसा अपनी माँ और दादी के साथ एक नर्सिंग होम जाती है। दुख से भरी मेलिसा अपनी प्यारी दादी को अश्रुपूर्ण विदाई देती है।
उसे इस फैसले के लिए अपनी माँ पर गहरा गुस्सा आता है। हालांकि उसकी माँ बताती है कि वह दादी के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित है। उनके लगातार धूम्रपान और व्यवस्थित देखभाल की जरूरत ने उन्हें ये मुश्किल फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। उम्मीद है कि नर्सिंग होम बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन प्रदान करेगा। स्कूल में एक शिक्षक मेलिसा के होमवर्क के बारे में पूछता है। नया लड़का बार बार उसकी तरफ देखता है, मानो उस पर मोहित हो गया हो। स्कूल के बाद मेलिसा और उसकी दोस्त एक आरामदायक कैफे में आराम करती है। उसकी दोस्त एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करती है जो उसे लगातार घूर रहा है। निडर आत्मविश्वास के साथ मेलिसा उसकी ओर देखती है, उसके ध्यान से बेपरवाह। वह आदमी तुरंत वहां चला आता है और मेलिसा उसे और भी चिढ़ाती है, मजाकिया उत्तेजक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। जब क्रिसमस आता है तो मेलिसा की दादी परिवार के साथ समय बिताने के लिए घर लौटती है। उन्हें अपनी पोती में एक अलग बदलाव का एहसास होता है। धीरे से वह मेलिसा को अपने कमरे में ले जाती हैं, जहां वह चुपचाप अपनी निजी डायरी रखती है। मेलिसा पुरानी किताब खोलती है और अपनी दादी की एक जीवंत युवा महिला के रूप में तस्वीरें देखती है। जैसे ही उसकी दादी उसके बालों में कंघी करती हैं, वह अपनी युवावस्था की गर्म, कोमल यादें और निजी कहानियां साझा करती हैं। बाद में मेलिसा को अर्नाल्डो का एक संदेश मिलता है जिसमें मिलने का अनुरोध किया गया है। वह कहता है कि वह उसके साथ खुशियां मनाने और अच्छा समय बिताने के लिए तैयार है। और भी मेलिसा को ऐसे प्रलोभनों को ठुकराना मुश्किल लग रहा है, लेकिन वह मान जाती है। फिर भी जैसे ही चीजें शुरू होती हैं, अर्नाल्डो अचानक पीछे हट जाता है और अपने दोस्त को अपनी जगह लेने देता है। ये अप्रत्याशित बदलाव मेलिसा को और भी उत्तेजित कर देता है, जिससे उसे अर्नाल्डो के दोस्त के साथ रहने का मौका मिलता है। बाद में वह स्कूल में अकेली संगीत सुनती हुई दिखाई देती है। नया लड़का उसके पास आता है और उससे जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वे बात कर पाते, उसका फोन बज उठता है। ये अर्नाल्डो का पिछली मुलाकात का दोस्त है। वह उसे तहखाने में बुलाता है। इस बार मेलिसा कई अलग अलग पुरुषों के साथ एक साथ अंतरंग रूप से जुड़ जाती है। उसे कोई परवाह या चिंता नहीं होती। उस पल में वह बस खुश महसूस करती है, लेकिन उस अराजक जंगली रात के बाद उसके भीतर एक गहरा अकेलापन और गहरा अवसाद उभर आता है। उसके पिता दूर रहते हैं, उसकी माँ भावनात्मक रूप से दूर महसूस करती है और उसकी दादी अभी भी नर्सिंग होम में कैद है। इसके तुरंत बाद मेलिसा की माँ आखिरकार घर लौट आती है। वह मेलिसा को पुकारती है, लेकिन उसकी बेटी कोई जवाब नहीं देती। कमरे की तलाशी लेते हुए उसकी माँ को मेलिसा की डायरी मिलती है और वह चुपचाप उसे पढ़ने लगती है। इस बीच मेलिसा एक होटल में है और उन चाचाओं से मिलने की तैयारी कर रही है। उसकी माँ इस चिंता से बेचैन है कि कुछ भयानक हुआ है। शहर में बेतहाशा खोज करती है। साथ ही उसकी दादी की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ जाती है। उसकी माँ अपनी बेचैन खोज को रोककर उस बुजुर्ग महिला से मिलने जाती है और फिर मेलिसा की तलाश फिर से शुरू करती है। होटल के कमरे में मेलिसा एक नए परिधान में एक चाचा का इंतजार करती है। हालांकि जब वो आता है तो उसका व्यवहार असभ्य और आक्रामक होता है, जिसे मेलिसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। घबराकर वो होटल से बाहर निकल जाती है। बाद में घर पहुंचकर मेलिसा को अपनी माँ से पता चलता है कि उसकी दादी अस्पताल में बेहोश है। मेलिसा पूरी तरह से थक चुकी है, मुश्किल से अपनी माँ के सवालों का जवाब दे पा रही है। वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से थक कर बिस्तर पर गिर पड़ती है। उसकी माँ धीरे से उसके जूते उतारती है और उसे धीरे से कंबल से ढक देती है। फिर वो पूछती है कि क्या मेलिसा की डायरी में लिखी परेशान करने वाली घटनाएं सच में हैं। मेलिसा चुप रहती है। पहली बार उसकी माँ अपनी बेटी की निजी दुनिया को समझने में पूरी तरह से दिलचस्पी लेती हुई दिखाई देती है। मेलिसा स्वीकार करती है कि वो अपनी जिंदगी बदलना चाहती है, पूरी तरह से खोई हुई महसूस कर रही है और स्वीकार करती है कि चीजें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई है। लेकिन उन अनगिनत आदमियों के बारे में जानने के बाद उसकी माँ डायरी को एक तरफ फेंक देती है
और उसे कसकर गले लगा लेती है। उस महत्वपूर्ण दिन के बाद मेलिसा का जीवन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसे विश्वास होने लगता है कि उसके पास अपनी दिशा तय करने की शक्ति है। वह स्कूल लौटती है और अपने पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करती है। एक दिन नया लड़का उसके पास आता है और उसे एक किताब दिखाता है। मेलिसा का अपना चेहरा कवर पर दिखाई देता है। वह उस जगह से हैरान और बेहद प्रभावित भी होती है। उस पल से दोनों करीब आने लगती है। एक रात वो और उसकी दोस्त एक साथ एक पार्टी में जाती है। जब उसकी दोस्त किसी नए व्यक्ति के साथ नाच रही होती है, मेलिसा भीड़ से अलग होकर एक चट्टान के किनारे की ओर चल पड़ती है। जब वो छलांग लगाती है तो सभी अचंभित रह जाते हैं, लेकिन इससे उसकी चंचल आत्मा का पता चलता है। वह सुरक्षित रूप से तैरकर किनारे पर वापस आ जाती है। समय बीतता है और मेलिसा की दादी का शांतिपूर्वक निधन हो जाता है। बाद में मेलिसा और उसकी माँ साझा सम्मानजनक कमौन में उनकी कब्र पर एक साथ जाती है। उस सर्दी में जब बर्फ बाहर सड़कों पर बिछी होती है और रसोई के रेडियो से मधुर संगीत बजता है, मेलिसा खिड़की के पास अपनी दादी की डायरी को धीरे से पकड़े हुए बैठी रहती है। अब वह उन महिलाओं में छिपी स्थायी शक्ति को समझती है जो उससे पहले आई थी। अपने गहरे दुखों, अपनी मानवीय कमियों और अपनी शांत दृढ़ शक्ति को पहचानते हुए रसोई से उसे धीमी हंसी सुनाई देती है और उसकी माँ अपनी जवानी का एक पुराना गाना गुनगुनाती है। वे परिपूर्ण तो नहीं थे, लेकिन वे निस्संदेह उसका परिवार थे। मेलिसा डायरी के अगले खाली पन्ने पर मुड़ती है और एक हल्की मुस्कान बिखेरती है। अपने जीवन में पहली बार उसे अब किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती जो उसकी कीमत को प्रमाणित करे। उसने विश्वासघात, विनाशकारी अलगाव और गहरी शर्मिंदगी झेली थी, लेकिन अब आखिरकार मेलिसा सचेत रूप से खुद को चुनने का फैसला ले रही थी। कैमरा धीरे धीरे खिड़की के दृश्य से हट जाता है। बर्फ ठंडी हवा में शांति से बह रही है। एलिसा की एक शांत आवाज धीरे से इस पल का समापन करती है। मैं पहले मानती थी कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसके पीछे आपको दौड़ना पड़ता है, जो दूसरों द्वारा दी जाती है, लेकिन अब मैंने जान लिया है कि इसकी शुरुआत यहीं से होती है। उपचार के शांत कार्य में, ईमानदारी को अपनाने में, उस सरल प्रतिज्ञा में जो मैं हर सुबह खुद से फुसफुसाता हूँ कि मैं फिर कभी गायब नहीं होऊंगा, अपनी मौजूदगी को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस यात्रा को देखने के लिए, इन पलों के साक्षी बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी का कोई भी हिस्सा आपको पसंद आया हो, अगर उसमें कोई अर्थ हो, तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा जो हम साझा करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।